नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आपको सभी लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जहां अब तक हम बात कर चुके हैं ना सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक की, बल्कि बलबन, इल्तुतमिश, इसके साथ साथ हमने बात कर ली है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों की, प्रशासनिक सुधारों की। तो ये सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो सबसे पहले उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। आज की क्लास में जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे तुगलक काल को, जहां हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ तुगलक ने किन किन सुधारों को किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, तुगलक वंश की अगर बात की जाए तो ये माना जाता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की बात की जाए तो यही वो पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो खुसरो खां के वध के बाद दिल्ली सल्तनत की बागडोर एक नए वंश के हाथ में आई, जो कि इतिहास में तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। और इस वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक शाह। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे। उसने बाजार नियंत्रण यानी कि मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था अपनाई थी। उसने किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया था, जिसकी वजह से किसान खुश नहीं थे। ये सब बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ऐसे में जब गयासुद्दीन तुगलक राजा बना तो उसने अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीतियाँ थी, प्रशासनिक नीतियाँ थी, उसमें थोड़ा सा ढीला ढाला बर्ताव रखा। इसने ये भी कहा कि अगर कोई कर्मचारी थोड़ी बहुत हेर फेर भी कर रहे हैं तो उनसे सख्ती से पेश ना आया जाए। इसके अलावा उसने थोड़ी बहुत चीज़ें नज़रअंदाज भी की। उसका कारण ये था ताकि वो किसी प्रकार के विद्रोह को हवा ना दे, इसलिए उसने थोड़ा सा क्या करा, एहतियात रखी। उसने क्या करा, तालमेल की एक नई राजनीति शुरू करी। उसने गयासुद्दीन तुगलक ने खेतों के माप के द्वारा निर्धारण करने की व्यवस्था छोड़ दी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी थी। ऐसे में उसने बटाई का पुराना तरीका आश्रय कर लिया, क्योंकि किसान बटाई पर खुश रहता था कि जितनी खेती होगी उसमें से जितना हिस्सा होगा वो राजा को होगा और जो उसका होगा उसका होगा। लेकिन जो अनुमान पर आधारित थी उसमें किसानों को नुकसान हो रहा था, इसलिए किसान बटाई बहुत पसंद करते थे। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक ने क्या करा, खेतों की नियमित रूप से जांच करवाई और कोई बंदा भ्रष्टाचार ना करे, कोई बंदा क्रूर और अत्याचारी ना हो, उन सबको दूर किया। उस चीज़ पर भी ध्यान दिया। राष्ट्र की आय बढ़ाने के लिए उसने बंजर भूमि पर भी खेती करने की व्यवस्था करी। तो अगर हम गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो इसी ने सबसे पहले सिंचाई कार्य भी आरंभ करवाया था। दिल्ली के पास तुगलकाबाद नाम का जो मजबूत किला है वो भी इसी ने निर्माण करवाया था। तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था का उत्थान करना इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी थी, जिसके लिए इसने पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई, नई सड़कें बनवाई, डाक विभाग में महत्वपूर्ण सुधार किए। इसके अलावा डाक पद्धति जो कि उस समय पैदल और घोड़े द्वारा पूरी की जाती थी, उसके लिए इसने नए नए लोगों को भर्ती किया। आज घुड़सवार आसानी से 12 घंटों में 100 मील का सफ़र तय कर लेते थे। उसका कारण क्या था? एक तो इसने सड़क प्रणाली बहुत अच्छी करवा दी, ऊपर से नए नए घोड़ों को किसमें, डाक में भर्ती किया। तो इस प्रकार से जो एक गयासुद्दीन तुगलक था, इसने बड़े पैमाने पर जो सुधार किए उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को उन्नत बना सके। इसके अलावा रास्ते में डकैती ना हो, अव्यवस्था ना हो, इसके लिए उसने किले और चौकियाँ बनवाई। सुल्तान ने शराब बनाने और शराब बेचने पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। इसके साथ साथ उसने हुलिया और दाग की प्रथा को, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, उस प्रथा को इसने वैसी सख्ती से लागू रखा ताकि सेना मजबूत बनी रहे और सेना में कोई फेरबदल ना हो सके। गयासुद्दीन तुगलक शाह का शासन लगभग केवल 4 सालों तक ही चल पाया, जिसमें उसने शांति स्थापना की कोशिश करी और कृषि की दशा को उन्नत करने के लिए किया। आगे चलकर शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन भाई बहुत अच्छा था, मतलब बहुत रोमांचक भरा है। हालांकि इसे जौना खान के नाम से भी जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कहा जाता है कि इसने सुधार तो बहुत सारे किए, लेकिन उन सुधारों को ही पूरा नहीं कर पाए। इसलिए इतिहासकार ये कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन का काल था वो एक भूलों का काल था। उसमें बहुत सारी भूल हुई, इतनी सारी योजनाएं शुरू हुई, लेकिन उसमें से एक भी सफल नहीं हुई। तो एक तरीके से इसे बदकिस्मत भी कहा जाता है कि ये कार्य को करने में जल्दबाजी दिखाता था और इसी वजह से कार्यों को बीच में छोड़ देता था। इसी कारण वो अपनी नीतियों और योजनाओं में असफल रहा। तो देखिए, जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं, जब भी कोई योजना बनाते हैं, जब तक उसे हम पूरा रूप नहीं दे पाते तब तक वो सफल कैसे होगी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक अगर देखा जाए तो वैसे तो इसकी सोच बहुत अच्छी थी, ये बहुत अच्छे से सुधार करना चाहता था, लेकिन ये सफल ही नहीं हो पाया। तो देखिए, जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या क्या सुधार करता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपनी राजधानी को परिवर्तित कर देता है।
जैसे कि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को राजधानी बनाना चाहता था। अब वो देवगिरी को राजधानी क्यों बनाना चाहता था दिल्ली से? क्योंकि देखिए, देवगिरी को राजधानी इसलिए बनाना चाहता था ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और जो उत्तर पश्चिम में लगातार से आक्रमण होते थे उन आक्रमणों को वहीं के वहीं रोका जा सके। तो इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन यहाँ पर ना मुद्दा इसके साथ बेचारे के साथ बहुत बेकार हो गया। वो कह रहा है कि अच्छा प्रशासन चलाने के लिए उसने क्या करा, राजधानी दिल्ली से देवगिरी बना दी। देवगिरी को आज दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब वो 2 साल वहाँ पर रहा दौलताबाद में, तो वहाँ पर जल की कमी हो गई। ऐसे में राजधानी को वापस दिल्ली बुलाना पड़ा। ऐसे में जो 1500 किलोमीटर की दूरी थी, बहुत सारे लोग गर्मी में इस कठिन यात्रा के दौरान मर गए। तो इस प्रकार से जो ये देवगिरी को राजधानी बनाने का इसका जो तरीका था वो गलत रहा। यानी कि राजधानी बदलना तो ठीक था सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन उसके लिए एक सही योजना भी होनी चाहिए। तो ऐसे में मोहम्मद बिन तुगलक का उद्देश्य दिल्ली को वीरान बनाना नहीं था, वो सिर्फ प्रशासन और राजधानी को मजबूत बनाने के लिए करना चाहता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को दूसरी राजधानी बनाया और उसका नाम क्या रखा, दौलताबाद रखा। लेकिन ऐसे में दिल्ली की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा देवगिरी तो पहुंच गया, लेकिन अपने लोगों को वो सुविधा नहीं दे पाया जो सुविधा उसे देनी चाहिए थी। अंत में क्या हुआ कि 2 राजधानियों का काम उसको छू नहीं पाया और अंततः उसे वापस से देवगिरी से राजधानी दिल्ली बनानी पड़ी और लोगों को अपनी आबादी को वापस बुलाना पड़ा और बहुत सारे लोग रास्ते में मर खप गए। तो ये जो राजधानी वाला मुद्दा था ये बेचारे का पूरी तरीके से क्या हो गया, असफल। इसके बाद उसने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या कर दी, संकेतिक मुद्रा चलाई, यानी कि टोकन करेंसी चलाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने पता क्या करा, तांबे और पीतल के सिक्के जारी किए। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उसका कारण ये था कि उसका खजाना ना खाली हो गया था। तो उसकी अर्थव्यवस्था में इतनी नाजुक मोड़ पे थी कि वो सोने और चांदी के सिक्के नहीं चला सकता था। तो इसीलिए ना उसने तांबे और पीतल की धातु के सिक्के चला दिए। हालांकि कुछ इतिहासकारों का ये कहना है, जैसे कि बर्नी का कहना है कि सिक्का तांबे का था, जबकि जो फरिश्ता था उसका ये कहना है कि सिक्का जो उसने बनाया था वो पीतल का बनाया था। खैर कुछ भी हो, पीतल के सिक्के भी मिले हैं और तांबे के सिक्के भी मिले हैं। यानी कि जिस हिसाब से आज नोटबंदी करी थी मोदी जी ने, और उस नोटबंदी का हमें कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं मिला। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमारी नौकरशाही भ्रष्ट थी, सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट थे। ऐसे ही पता क्या होगा, ऐसे मोहम्मद बिन तुगलक भी जो ये चेंज करेगा अपनी करेंसी, तांबे और पीतल के सिक्के जारी जो करेगा, इसका कारण यही होगा। लेकिन ना जो इसकी नौकरशाही होगी वो बड़ी भ्रष्ट होगी। बड़े पैमाने पर नकली तांबे के सिक्के, नकली पीतल के सिक्के ये जारी कर देंगे। ऐसे में सिक्कों की भरमार आ जाएगी। और ऐसे में जब मोहम्मद बिन तुगलक को ये बात पता चलती है कि हाँ भाई कि नकली सिक्के ढाले जा रहे हैं, तो वो क्या करता है, इन सिक्कों के प्रचलन पे फिर रोक लगा देता है और वापस से कंगाली से निपटने के लिए क्या करता है कि जिन लोगों को सिक्के थे उन लोगों को सिक्के लाके बदलने की अनुमति देता है कि वो लोग राज दरबार में आएँ और अपने सिक्के बदल कर ले जाएँ, और वापस से सोने चांदी के सिक्के चलाने शुरू कर देता है। तो ये बहुत अच्छी योजना थी ताकि भ्रष्टाचार से निपटा जा सके और मनी के फ्लो को बचाया जा सके। लेकिन जो ये नौकरशाही जो लापरवाह थी, नौकरशाही जो भ्रष्ट थी, इसकी वजह से ये योजना सफल नहीं हो पाई। इसकी सबसे और खूंखार योजना थी खुरासान जीतने की। मोहम्मद बिन तुगलक खुरासान को जीतना चाहता था क्योंकि उस समय ईरान इराक की जो राजनीति थी, अफगान की जो राजनीति थी, वो थोड़ी सी डामाडोल हो रही थी। वहाँ पर आंतरिक गड़बड़ चल रही थी। तो ऐसे में ये सोचता कि मैं खुरासान को जीत लूँ, और इसकी बहुत तगड़ी आलोचना होगी खुरासान को जीतने की। खुरासान का शासक उस समय होगा अबू सईद, जिसके खिलाफ तर्माश्रीन और मिस्र के सुल्तान ने गुट बना लिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि मैं भी मिस्र के सुल्तान के साथ मिल जाऊं और फिर खुरासान के शासक पर आक्रमण कर देंगे और बाद में शासन हम बराबर बराबर बांट लेंगे। लेकिन इतने में वो कुछ कर पाता? इतने में क्या हुआ, खुरासान के अंदर ही जो कलह चल रही थी वो सुलझा ली गई और मोहम्मद बिन तुगलक के बस की नहीं थी कि वो अकेले खुरासान पर हमला करता। ऐसे में उसके साम्राज्य विस्तार का इरादा पूरा ही नहीं हो पाया। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक एक पहला सुल्तान ऐसा था जो भारत के बाहर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन फिर भी ये सफल नहीं हो पाया। अगली इसकी इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी कराचील पर आक्रमण। मोहम्मद बिन तुगलक ने तिब्बत और चीन को जीतने की योजना बनाई। इस घटना को सुल्तान के पागलपन माना जाता है। जहां अलाउद्दीन खिलजी तरह मोहम्मद बिन तुगलक की इच्छा एक बड़े साम्राज्य को स्थापित करने की थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है तुम किसी पर भी हमला कर दोगे। जैसा कि कराचील के युद्ध के बारे में डॉक्टर पीसरन लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसने वहाँ पर हमला किया, ऐसा लगता है कि वो नैनीताल और अल्मोड़ा पे जीत हासिल करना चाहता था, इसलिए वो उस और आगे बढ़ गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने भांजे खुसरो मलिक को 10,000 की सेना दी, यानी कि 10,000 सैनिक देकर कहा कि जाओ कराचील को जीत लो। लेकिन खुसरो मलिक की जल्दबाजी के कारण उसकी सेना पहाड़ी क्षेत्र में फंस गई और केवल 10 आदमी उसमें से बचे, यानी कि 9,990 लोग मर गए।
ये सबसे 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 खतरनाक उसकी चाल थी, या फिर मैं कहूँ उसकी सबसे खतरनाक नीतियों में से एक थी, जो कि ये भी असफल रही। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक अब तक जितनी भी नीतियाँ बनाएगा वो सारी की सारी नीतियाँ कैसी रहेंगी, असफल। परिणाम ये होगा कि इसके शासन में अव्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बोझिल हो जाएगा। हालांकि आप कितना भी कह लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये यही चाहता था कि उसका साम्राज्य विस्तार कर पाए, वो कृषि में अच्छा डेवलप कर पाए, लेकिन उसकी योजनाएं सफल नहीं हो पाई। अंततः मोहम्मद बिन तुगलक की सेहत खराब हो गई और 1351 में उसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का ये कहना है कि इसकी मृत्यु के बाद सुल्तान अपनी प्रजा से मुक्त हो गई और सुल्तान अपनी प्रजा से मुक्त हो गया और प्रजा भी अपनी सुल्तान से। यानी कि ये मर गया तो प्रजा को भी ऐसा लगा कि हाँ भाई चलो, एक बंदा तो यहाँ से गया, कम से कम अब हमें कुछ नया तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे परिवर्तन करना चाहता था। अंत में एक और राजा बनता है तुगलक वंश से, उसका नाम होता है फिरोज तुगलक। तो जिस समय फिरोज तुगलक का शासन हुआ उस समय दिल्ली के सामने चुनौतियाँ ये थी, एक तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने अपने सर उठा रहे थे सत्ता के शासन के लिए, यानी कि विद्रोहों की एक कड़ी सी शुरू हो गई थी और इन विद्रोह को दबाना था किसको, फिरोज शाह तुगलक को। तो फिरोज शाह तुगलक की अगर हम प्रशासनिक नीतियों की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के संरक्षण में उसने राजकीय शिक्षा प्राप्त करी थी और सरकारी कार्यों का भी उसे बहुत अनुभव था, उसने बहुत करीबी से मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों को असफलता देखी थी। ऐसे में वो चाहता था कि सबसे पहले उन नीतियों को अच्छे से क्रियान्वित किया जाए, अच्छे से लागू किया जाए, ताकि उन नीतियों का फल मिल जाए। उसने ये भी देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों की वजह से जितने भी धार्मिक गुरु हैं वो क्रुद्ध हो चुके हैं। तो ऐसे में उसने क्या करा, प्रशासन को नए तरीके से चलाया ताकि वो सभी लोगों का समर्थन प्राप्त कर सकें। ऐसे में उसने तुष्टिकरण की नीति शुरू करी। उसने क्या करा, उसने योग्यता और गुणों के आधार पर लोगों को शामिल करने का सोचा। इसके साथ साथ वो ये भी चाहता था कि जितने भी धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक संत हैं, चाहे वो सूफी संत हों चाहे उलेमा हों, इन सभी की भी कृपा वो प्राप्त कर सके। तो ऐसे में वो क्या करता है, उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें देता है। तो और बड़ी बड़ी जागीरें देने के बाद ये भी कह देता है कि वो उनके लिए वंशानुगत होगी, यानी कि उनके बाद उनके बेटे उस जागीरों पर शासन करेंगे, उसके बाद उनके बेटे शासन करेंगे, उसके बाद उनके बेटे शासन करेंगे। तो इस वजह से उसने बड़े बड़े सरदार और जितने भी बड़े बड़े धार्मिक नेता थे इनका समर्थन पा लिया। इसके अलावा इतिहासकार अफीफ का ये मानना है कि सुल्तान बहुत दयालु था। उसने प्रजा पर जो बंदा कार्य करता हो उसकी वो सहायता करता था, भला करता था। मरने के बाद उसकी जायदाद, उसकी पदवी, उसके इनाम उसके बेटे और वंशजों को दे दिए जाते थे, यानी कि किसी का हक भी नहीं मारता था। इसके अलावा पता है क्या है, पहले क्या होता था, हर साल या हर तीसरे साल राजस्व की दरें निर्धारित होती थी, लेकिन इसने कहा कि जब तक मेरा शासन रहेगा टैक्स का एक ही रेट रहेगा। इससे लोगों को बड़ी सुविधा हो गई। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इसकी भी नीतियों के अच्छे परिणाम नहीं निकले। प्रशासन में अनाचार, भ्रष्टता और स्थिरता फैल गई, बड़े पैमाने पर गंभीर अपराध हुए और उन अपराधों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उसके शासनकाल में कड़ी सजा देने की प्रथा भी खत्म हो गई। फिरोज तुगलक के मरते ही विघटन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हुई। हालांकि हमें ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि फिरोज तुगलक जब शासन संभालता है तो उस दौरान अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल थी और शासन व्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। इसकी उपलब्धियों की बात की जाए तो यही पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक जिसने सिंचाई कर लगाया, लेकिन वहीं उसने बहुत सारी नहरें बनवाई और लोक कल्याण कार्यों के लिए भी अलग विभाग बनाया। उसने 2 नए सिक्के जारी किए, जहां आधा यानी कि जीतल का 50% और बिच जो कि जीतल का 23% था। उसने शाही कारखाने भी स्थापित किए और उसने दीवाने बदांगन यानी गुलामों के विभाग का भी निर्माण किया, जो कि चैप्टर में आगे बताया भी जाएगा। इसके अलावा उसने क्या करा, 4 प्रकार के कर लगाए, खराज कर, जकात कर, जजिया कर और खुम्स कर। खराज कर उन पर लगता था जो कि भूमि वाला कर था, जकात कर ये मुसलमानों पर लगता था, जजिया उन लोगों पर लगता था जो मुसलमान नहीं हैं, और खुम्स कर जो मुस्लिम सेना लूट कर लाती थी उसका 1/5 भाग राज को दे दिया जाता था। सामाजिक कल्याण के कार्य में उसने बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया। उसने एक नहर बनवाई जो हिसार के नए नगर तक पहुंचाई गई। ये नहर यमुना नदी से निकाली गई थी। इसके अलावा 2 अन्य नहर रजब वहा और उलुग खानी नामक 2 अन्य शहरों तक पानी पहुंचाया गया। इन्हीं बड़े पैमाने पर इसने नहरों का निर्माण करवाया। इसके अलावा उसने क्या करा, नए शहरों, बहुत से शहरों की स्थापना भी की नहर खुदवाने के साथ साथ, जैसे कि फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार फिरोज़ा, ये सब उसी के कार्यों की एक झलक है। इसके अलावा उसने 200 सराय, कई पुल और कई तालाब भी बनवाए। तो इस प्रकार से उसने कल्याणकारी विभाग की स्थापना करी, नए डिपार्टमेंट की स्थापना करी, अनेक नए बाग बगीचे बनवाए। ये माना जाता है कि उसके इस कार्यों से 1,80,000 टका प्रतिवर्ष कर में वृद्धि हुई।
इन सब कार्यों के अतिरिक्त उसने शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उसने 50 मदरसों की स्थापना करवाई। इसके अलावा दिल्ली से हौज़े अलाई के निकट मदरसा फिरोज शाही की भी स्थापना उसी ने करवाई। इसके अलावा उसने दिल्ली में एक अस्पताल भी स्थापित किया और रोगियों की देखभाल के लिए उसमें हकीम नियुक्त किए। औषधि और औषधि निर्माण संबंधी सारी सामग्रियां वहाँ पर दी गई। रोगियों को मुफ्त में दवा दी जाती थी। इस अस्पताल के कर्मचारी रोगियों से शिल्प वैद्य, चिकित्सक, रसायनज्ञ और अन्य दास भी शामिल थे। खर्चों को पूरा करने के लिए गांव से वसूल किया जाता था लगान भाई। इसके अलावा उसने प्रशासन को और अच्छा करने के लिए दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहकाक जैसे नए विभागों की रचना करी ताकि गरीब लड़कियों के विवाह का प्रबंध किया जा सके। जो भी लड़की विवाह योग्य होती थी और उसके माता पिता के पास धन नहीं होता था तो ये विभाग उस बच्ची की शादी करवाता था, जिससे पता चलता है कि फिरोज तुगलक कितना अच्छा राजा था। यही नहीं, जो लोग आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं थे उनकी सहायता देने के लिए भी उसने एक नया विभाग बनवाया जिसे हम इस्तिहकाक के नाम से जानते हैं। और इस विभाग के लिए वो हर साल 36 लाख टके का बजट रखता था। फिरोज शाह तुगलक ने उन लोगों को भी धन दान दिया जो मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से गरीब बने थे। सबसे बड़ी बात क्या करी फिरोज शाह तुगलक ने, उसने एक दासों संबंधी विभाग बनाया जिसका नाम था दीवाने बंदगान। इसमें बहुत सारे दासों को रखा जाता था और उन दासों को प्रशिक्षित किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। उनमें से कुछ को शिल्पकार बनाया गया, कुछ को कलाकार बनाया गया, कुछ सेनाएं भर्ती होकर बहुत सारे वीर योद्धा बन गए। बड़े बड़े कारखाने बनाए गए ताकि लोगों को कार्य मिल सके। कुल मिलाकर फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत को बनाए रखने में सफल हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के राजकाल में जो भी अस्थिरता पैदा हुई थी उन सबको उसने कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी दक्षिण के राज्य उसके हाथों से निकल गए और राज्य में विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था दिल्ली सल्तनत के थोड़े दिन बाकी रह जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फिरोज शाह तुगलक ने इस सत्ता को संभाले रखा और अपना योगदान के माध्यम से दिल्ली सल्तनत को बनाए रखा। हालांकि इसके बाद मोहम्मद खान, गियासुद्दीन तुगलक, शाह आदित्य, नसरुद्दीन मोहम्मद, दौलत खान जैसे छोटे छोटे राजा आएंगे। तो इस आज की क्लास में इतने रखते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दिल्ली शासन की सल्तनत पद्धति। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।